कलेक्शन ऑफ डेटा में हमने पढ़ लिया था पर्सनल इंटरव्यूज, इसके अलावा वी वर स्टडिंग क्वेश्चनर एंड शेड्यूल्स, मतलब मेल क्वेश्चनर उसमें हमने पढ़ लिया था। अब सेकंड जो हमको पढ़ना है दैट इज आर क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल्स। तो क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल्स के बारे में बात करते हैं बच्चों। लेट्स सी, क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल्स में हमें अब एन्यूमरेटर्स मेथड पढ़ना है। समझिए, क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल्स में there are two methods. One is your mailed questionnaire जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. Another is your enumerators method. Enumerators method में एक एन्यूमरेटर अपॉइंट किया जाता है। एन्यूमरेटर कौन होता है? जो हेल्प कर रहा है आपको सर्वे करने में। मतलब समझिए, दिस इज इन्वेस्टिगेटर, ये खुद इन्वेस्टिगेशन पे नहीं जाएगा, ये कुछ लोगों को हायर करेगा, उनको ट्रेन करेगा, इन लोगों को बोलेगा कि मैं आपको पैसे दूंगा। दीज पीपल आर कॉल्ड एन्यूमरेटर्स, दोज हु हेल्प द इन्वेस्टिगेटर इन कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या बोलते हैं इनको? एन्यूमरेटर्स। अब एन्यूमरेटर्स मेथड में क्या होता है कि हम ऐसी पॉपुलेशन को जनरली केटर कर रहे होते हैं जिसके पास टाइम नहीं होता, या जो लिखने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, जो खुद से इंफॉर्मेशन फिल नहीं करेगी, या जो क्वेश्चंस को डायरेक्टली समझ नहीं पाएगी, या जहां पे थोड़ी गाइडेंस की जरूरत होगी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, या जहां पे लोकल कल्चर, लोकल लैंग्वेज की जरूरत होगी, तब जाकर के हम क्या करते हैं? एन्यूमरेटर्स मेथड को यूज करते हैं। इस मेथड के अंदर एन्यूमरेटर खुद जाएगा, एक राइटिंग पैड लेके जाएगा, उसके ऊपर क्वेश्चन होंगे काफी सारे, तो फर्स्ट क्वेश्चन को फर्स्ट पर्सन के हिसाब से भरने लग जाएगा, उससे इंफॉर्मेशन मांगता रहेगा, क्वेश्चन भरता रहेगा। दिस इज हाउ इट इज डन। काफी सारे लोगों को अप्रोच करेगा, उनसे सबसे डेटा कलेक्ट कर लेगा। तो यहां पे फायदा यह है कि जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी ना, वो थोड़ी सी यूनिफॉर्म टाइप की होगी। आप समझिए क्वेश्चन होता कैसे, पहले यहां पे समझ लेते हैं। क्वेश्चन उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट्स लाइक नॉर्मली आप उसको नंबर करना चाहते हो तो 1 2 3 इस तरह से कर सकते हो, 1 2 3 4 5। सो दिस इज नॉट एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर बच्चों। ये क्या है? ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए एक बनाया है। जैसे आपने कहीं किसी इंस्टीट्यूट पे आप एडमिशन के लिए जाते हो तो उस टाइम एक फॉर्म भरते हो, तो इट इज लाइक अ फॉर्म ओनली। यहां पे आपसे पूछेंगे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर एज, एज के लिए डब्बा होगा जिसमें आप एज लिख देंगे। फिर हो सकता है आपसे एड्रेस पूछा हो, तो एड्रेस के लिए 2-3 लाइन होंगी जिसमें एड्रेस भरना है। फिर फादर्स नेम, नेम के अलावा आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट पूछ सकते हैं आपके, या फादर के कॉन्टैक्ट पूछ लेंगे, फादर्स कॉन्टैक्ट। व्हाई यू वांट टू परस्यू दिस कोर्स, एक इस तरह का क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हो गए ना, इसमें अब अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं। कुछ हो गए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जहां नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सिंपल डिटेल्स डालनी है। कुछ हो गए आपके ऐसे क्वेश्चन जहां पे आपको यस नो करना होगा। कुछ हो गए आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। कुछ हो गए आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जहां पे आपको खूब सारी डिटेल देनी है, जिसको बोलते हैं ओपन क्वेश्चन। तो ये जैसे लास्ट वाला हो गया कि ये कोर्स क्यों करना चाहते हो, वाई यू वॉन्ट टू परस्यू टैली, या वाई यू वॉन्ट टू परस्यू सीए फाउंडेशन, वाई यू वॉन्ट टू परस्यू CSEET, why you want to pursue BCom from our college। इस तरह के सारे इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चंस है ना, वो ओपन एंड क्वेश्चंस होते हैं। ओपन एंड क्वेश्चन मतलब आपकी मर्जी उतना लिखो, डिटेल में आप समझा सकते हो ऐसे क्वेश्चंस में। सो दिस इज हाउ एन्यूमरेटर्स मेथड वर्क। अब एन्यूमरेटर्स मेथड के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं। अंडर दिस मेथड अ क्वेश्चनर इज प्रिपेयर्ड। अब ये यहां पे जो क्वेश्चनर होता है उसको हम क्वेश्चनर ना बोल करके शेड्यूल बोल देते हैं। इट इज एक्चुअली a schedule is prepared according to the purpose of the inquiry। जैसी इंक्वायरी वैसा क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन है। द एन्यूमरेटर हिमसेल्फ, खुद जाता है एन्यूमरेटर हिमसेल्फ अप्रोचेस द रिस्पोंडेंट विद द क्वेश्चनर। वो रिस्पोंडेंट के पास जाकर के क्वेश्चनर से क्वेश्चन पढ़ता है, पूछता है इसका 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 मैं रिस्पॉन्स क्या लिखूं। जैसे पूछा व्हाट इज योर नेम, द अदर पर्सन सेइंग अदिति मित्तल।
ADITI, इज इट गुड? क्या स्पेलिंग सही है? ADT, ओके. MITTL, इज इट हाउ यू स्पेल योर नेम? इस तरह से पूरी कॉन्वर्सेशन हो रही होती है एनिमरेटर की और रेस्पोंडेंट की. The questionnaires which are filled by the enumerator themselves by putting questions are called schedules. अब schedule क्या होते हैं? जहां पे क्वेश्चन एनिमरेटर पूछ रहा होता है और लिख लेता है. मतलब एनिमरेटर मेथड में जो यूज होते हैं ना, उसको बोलते हैं क्वेश्चनियर. Under this method, the enumerator himself fills the schedule after seeking information from the respondent. Respondent से information लेने के बाद लिखने का काम enumerator का है, वो खुद लिखता रहता है. Enumerators are those persons. कौन होता है enumerator? ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है. These are those persons who help investigators in collecting the data. Data collect करके के लिए help करने वाले लोग enumerator कहलाते हैं. Enumerators are given training. बहुत जरूरी है. जब ये हमारा जो इन्वेस्टिगेटर है, दिस पर्सन इज इन्वेस्टिगेटर, जब हमारा इन्वेस्टिगेटर ये चाहता है कि हम किस तरह से ये डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं उसको बताए एनिमरेटर्स को, तो उसके लिए वो एक ट्रेनिंग तैयार करेगा. इन्वेस्टिगेटर विल मेक श्योर दैट ये एनिमरेटर्स मेरी बात को अच्छे समझें. उल्टा सीधा डेटा कलेक्ट करके लेके आए, फालतू खर्चा भी हो जाएगा, टाइम भी चला जाएगा, रिस्पोंडेंट्स भी वेस्ट हो जाएंगे. So what investigator wants is कि जो एनिमरेटर्स हैं उसी तरह से एक्ट करें जैसे वो बता रहा है. So इसके लिए इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा? एनिमरेटर को बोलेगा कि आप ट्रेनिंग के लिए आओ. वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन ट्रेनिंग करेगा. उसमें एक पायलट सर्वे करेंगे. पायलट सर्वे क्या होता है सर? पायलट सर्वे होता है छोटा सर्वे. पायलट सर्वे करेंगे. पायलट सर्वे से पता पड़ेगा कि क्या चीजों की जरूरत है, क्या चीजों की जरूरत नहीं है, कौन से ऐसे काम है जो हमने गलती कर दी. ऐसी सारी चीजें पायलट सर्वे से पता पड़ेंगी. सो पायलट सर्वे करने के बाद, पायलट सर्वे क्या होता है इसको मैं डिटेल में बताऊंगा बाद में. इन्वेस्टिगेटर एनिमरेटर को ट्रेनिंग देता है जिसके अंदर हो सकता है पायलट सर्वे करवाए, छोटा सर्वे करवाए, कि आप एक बार ट्रायल रन करके देख लो, फिर बड़े स्केल पे हम सर्वे करेंगे, और उसके बाद जाकर के ये जो एनिमरेटर्स हैं वो पब्लिक को अप्रोच करेंगे और उनसे डेटा कलेक्ट करेंगे. ऑलराइट, दिस इज हाउ इट इज डन. आगे बढ़ते हैं. So enumerators are given training, इनको ट्रेनिंग दी जाती है to fill the schedules and put the question intelligently to obtain accurate information. जैसे कभी कभी क्या आपने किसी से एज पूछी, यू आर आस्किंग व्हाट इज द एज, सामने वाला आपको कोई एज बता रहा है जो आपको लगता है कि शायद नहीं है, ठीक है. अब आपके क्वेश्चनियर में एज वाला क्वेश्चन था लेकिन डेट ऑफ बर्थ वाला क्वेश्चन नहीं था. आपने थोड़ी देर बाद उससे घुमा फिरा करके वापस पूछा व्हाट इज द डेट ऑफ बर्थ. अब लोग है ना इस केस में कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक कर देते हैं. तो उनको डेट ऑफ बर्थ, उनको अगर मैं बोलूं कि आपको ये बताना है कि आप है ना 18 ईयर्स के हैं जबकि आप एक्चुअल में 16 ईयर्स के हैं, तो आप हो सकता है कि छोटी सी कैलकुलेशन है लेकिन आप डेट ऑफ बर्थ को लेकर के नहीं कर पाओ. आपको ये समझ में आएगा कि मैं इसके लिए 2002 बताऊं या 2000 बताऊं या क्या बताऊं, कैसे बताऊं, या मैं इसके लिए 2004 बताऊं, क्या बताऊं. सो इस तरह की प्रॉब्लम से आगे बढ़ने के लिए, इस तरह की प्रॉब्लम से निपटने के लिए जो एनिमरेटर होता है उसको इंटेलिजेंटली क्वेश्चन पुट अप करने चाहिए. किसको? अपने रिस्पोंडेंट्स को. ठीक है, ठीक है सर. आगे बढ़ते हैं. कहां पे सुटेबल है ये मेथड? दिस मेथड इज मोस्टली यूज्ड व्हेन फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज. बड़ा फील्ड होगा तो मैं अकेले इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकता, इन्वेस्टिगेटर अकेले कुछ नहीं कर पाएगा. सुनो, लार्ज एंड वेरी लार्ज में फर्क है. लार्ज इज डिफरेंट, very large is different, and small area of collection of data is different. तो small area मतलब छोटी population पे आप data collect कर रहे हो. large area मतलब आप बड़ी population पे data collect कर रहे हो which may be bigger than the small population, and very large will be like total population of India. इस तरह के जो data होंगे वो होते हैं very large. तो very large में अच्छा नहीं है ये इन्वेस्टिगेशन का फील्ड कौन सा होना चाहिए? लार्ज. समझो, लार्ज फील्ड एंड वेरी लार्ज फील्ड इज टोटली डिफरेंट. लार्ज में आप ले सकते हो कि जैसे किसी एक सिटी का डेटा लेना है तो वो भी लार्ज हो गया, या मैं बोलूं जैसे किसी स्टेट का डेटा लेना है तो जरूर से वो लार्ज हो गया. जैसे फॉर एग्जांपल वी आर कलेक्टिंग डेटा ऑफ गुजरात कि गुजरात में कितनी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, तो इसका डेटा, इसका जो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो लार्ज हुआ. इतनी जगह जाना पड़ेगा, इतनी जगह ट्रैवल करना पड़ेगा, अलग अलग लोगों से मिलना पड़ेगा. दैट्स व्हाई एनिमरेटर्स मेथड इज गुड. इट इज appropriate when the field of investigation is large. लेकिन ये फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज होता तो हम मेल्ड क्वेश्चनियर करते हैं, हम क्वेश्चनियर भेज देते कि भाई रिस्पोंडेंट प्लीज आप इसका आंसर कर दो, हम वहां तक आ नहीं सकते. ठीक है. इन्वेस्टिगेशन नीड स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर्स. अगर आपको स्पेशलाइज और स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर्स चाहिए जो वाकई जाकर के सही डेटा निकाल करके लेके आए, एक्यूरेट, ट्रेन्ड, तो उस केस में आपको स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर बनने के लिए
आपको ट्रेनिंग के थ्रू गुजरना पड़ेगा। तो वैसा तभी हो सकता है जब आप एनिमेटर्स मेथड में जा रहे हो, ठीक है। तो एनिमेटर्स मेथड तब इस्तेमाल में आते हैं जहां एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए, जहां पे स्किल्स की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेटर्स आर वेल वर्स विद लोकल लैंग्वेज। मुझे गुजराती नहीं आती तो मैं गुजरात में जाके डेटा कलेक्ट नहीं कर सकता, मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एनिमेटर्स को अपॉइंट कर सकता हूँ जिनको गुजरात में भी अलग अलग एरिया में अलग अलग लैंग्वेजेस होती है। कहीं कच्छ में कच्छी बोली जाती है, काठियावाड़ में काठियावाड़ी बोली जाती है, इस तरह से अलग अलग एरियाज में अलग अलग है। सो ओवरऑल लोकल लैंग्वेज के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वेल वर्स लोग चाहिए, इसीलिए एनिमेटर्स मेथड जरूरी होता है, जिससे कल्चरल नॉर्म्स के हिसाब से, लोकल लैंग्वेज के हिसाब से हम रिस्पोंडेंट से आंसर्स निकाल पाए। नेक्स्ट, हैव अ लुक एट द merits ऑफ एनिमेटर्स मेथड। बोला है कि ये मेथड की मेरिट ये है कि वाइड एरिया कवर हो जाता है, क्योंकि आपको अकेले काम नहीं करना, आप काफी सारे एनिमेटर्स को हायर कर सकते हो। इनफैक्ट जो सेंसस ऑफ इंडिया होता है वो एनिमेटर्स मेथड से ही कलेक्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है जो गवर्नमेंट बिल्ड करती है, जिस बेसिस पे जिस तरह का डेटा गवर्नमेंट को कलेक्ट करना है आपके यहाँ से, और वो कई पेजेस का होता है। वो अपने ट्रेंड पर्सनल को अलग अलग जगह भेजती है, खासकर वो लोकल लोग होते हैं जिससे लोकल लैंग्वेज में, लोकल कस्टम्स में बिहेव कर पाए, ठीक है। ऐसे केस में जो डेटा कलेक्ट करना होता है उसमें थोड़ा चालाकी भी चाहिए, इसीलिए एनिमेटर्स को बताया जाता है कि आप इस तरीके से सही इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। टेक पीपल इन कॉन्फिडेंस एंड देन ओनली आस्क डेटा। उनको ये लगना चाहिए कि उनका डेटा सेफ सिक्योर रहेगा। सो वाइड कवरेज हो जाती है, डेटा एक्यूरेट होता है, पर्सनल कॉन्टैक्ट के थ्रू डेटा कलेक्ट होता है। तो ये सारे इसके फायदे हैं। नेक्स्ट है इम्पार्शियलिटी। इस मेथड में इम्पार्शियलिटी नहीं होती, क्योंकि पहले से क्वेश्चन बिल्ड है, वैसा का वैसा क्वेश्चन पूछना है। एनिमेटर खुद से कोई डेटा कलेक्ट नहीं कर रहा और रिस्पॉन्डेंट उसके अकॉर्डिंग आंसर कर रहा है। क्योंकि एनिमेटर ट्रेंड भी होते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें बायसनेस की भी कमी होती है, वो इन्फॉर्मेशन को सही तरह से पुट कर पाते हैं, सही आंसर्स निकलवा पाते हैं। तो दिस मेथड इज impartial as well. This is because the animators themselves do not need the information. उनको खुद नहीं चाहिए ना। एनिमेटर किसके लिए कलेक्ट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेंट के लिए। तो बायसनेस थोड़ी सी यहाँ पे कम रहती है। नेक्स्ट है कंप्लीटनेस। क्योंकि क्वेश्चन है जो सारे हैं एक तरह से, उसके जो भी क्वेश्चन हैं उनके सबके आंसर्स पूछे जाएंगे, सबको फुल करेंगे। ऐसे सारे एनिमेटर्स उस सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस को पूछेंगे अलग अलग रेस्पोंडेंट से, और सबको फिल करके लेके आएंगे। तो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट मिलेगी, इन्फॉर्मेशन में कहीं कोई ब्रेकेज नहीं होगा कि इतनी इन्फॉर्मेशन होगी इतनी नहीं मिली, ठीक है। साथ साथ में हमें जो इन्फॉर्मेशन जहां पे इनकम्प्लीट है उस तरह के डेटा को हम आगे कलेक्ट नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे, उसको बिल्कुल एक तरह से रिलेक्टेंट डेटा मान लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। इनफैक्ट मैं बोलूं, सेंसस ऑफ इंडिया कवर्स द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। कंप्लीटनेस तो होगी ना, पूरी पॉपुलेशन को आपने कवर कर लिया। कंप्लीटनेस इज अनदर एरिया जहां पे आपका ये सेंसस मेथड, सॉरी एनिमेटर्स मेथड काम आता है। नेक्स्ट, डीमेरिट्स क्या है। भाई पैसा बहुत लगने वाला है, आपको एनिमेटर अपॉइंट करने हैं, उनको सैलरी देनी पड़ेगी, उनको एनिमेट करना पड़ेगा, साथ साथ में उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसका खर्चा है, बहुत सारी प्रिंटिंग करानी पड़ेगी क्वेश्चन है इसकी, उनको जाने आने का खर्चा देना पड़ेगा, अलग अलग एरियाज में जा रहे हैं, फिर रहने खाने का खर्चा भी देना पड़ेगा। सो इट इज वेरी एक्सपेंसिव, वेरी वेरी एक्सपेंसिव। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है सेंसस के ऊपर। So it is expensive, very expensive method of investigation because of involvement of trained investigator. Trained investigator पैसे ज्यादा लेते हैं, जाने आने का खर्चा लेंगे, खाने पीने का खर्चा लेंगे, होटल में रुकेंगे उसका खर्चा होगा, बहुत तरह खर्चे। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ एनुमरेटर्स। अच्छे एनुमरेटर नहीं मिलते, खासकर जब बात हो रही हो कि पूरे इंडिया का डेटा कलेक्ट करना है, तो उस केस में अच्छे एनुमरेटर्स ढूंढना बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट खूब अच्छा पे भी कर रही हो ना, तो भी अच्छे एनुमरेटर मिलना, ट्रेन स्टाफ मिलना बहुत मुश्किल है। कॉम्पिटेंट एनुमरेटर्स मे नॉट बी अवेलेबल, एक्यूरेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंगली सफर्स। तो अगर कॉम्पिटेंट नहीं होंगे एनुमरेटर तो इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं होगी। नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इतना टाइम लगता है, इतने सारे एनिमेटर इतने सारे लोगों से मिलेंगे, घर घर जाएंगे, उनसे पूछेंगे, पूछ पूछ करके डेटा फिल कर रहे हैं। अगर वहीं पे कोई बंदा खुद से डेटा फिल कर रहा होता तो जल्दी हो जाता, राइट। तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग, वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग। एनिमेटर में नीड स्पेशलाइज ट्रेनिंग फॉर पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन, तो ट्रेनिंग में भी टाइम जाता है, वो भी एक टाइम कंज्यूम हो ही जाता है। नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन। अगर मैं ऐसा हूं जो खुद के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहा हूं, तो यार ये मेथड बहुत महंगा पड़ेगा, इससे बेटर कोई दूसरा मेथड हो सकता है।
Since this method is very expensive, it is generally not suited for private investigation. तो मेरे को तो एक ही एप्लीकेशन इसका नजर आता है जनरली जो देखने को मिलता है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब भी सेंसस करा रही होती है, किसी और कंट्री की कोई भी गवर्नमेंट सेंसस करा रही होती है, सेंसस मतलब जहां 100% पॉपुलेशन को कवर करके हम चलते हैं। लास्ट सेंसस ऑफ इंडिया 2011 में हुआ, उसके बाद अब 2021 में ड्यू है। सो अब सेंसस भी क्या है 2021 में चालू हो जाएगा, लेकिन खत्म नहीं हो पाएगा। इट मे टेक अप टू 2022-23 तक भी, बिकॉज ऑफ द ह्यूज साइज ऑफ पॉपुलेशन। सो प्राइवेट लोगों के लिए ना, उनके लिए ये नहीं है, बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव। दिस मेथड इज जनरली यूज्ड बाय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ओनली। बोला है पार्शियल भी हो सकता है मेथड, क्यों? क्योंकि एनिमेटर भी एंड में एक इंसान ही है, वो जो इन्फॉर्मेशन सुन रहा है हो सकता है वो अपने हिसाब से सोचे नहीं ऐसा नहीं होगा, इसकी जगह ये होना चाहिए। If the enumerator are biased, then the data will not be accurate. अगर वो biased हैं, तो डेटा accurate नहीं होगा। ओके तो यहां तक एन्यूमरेटर्स मेथड भी खत्म हो गया। एक लास्ट मेथड था टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड, लेकिन उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। देखिए जरा, टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड में क्या करते हो, आप टेलीफोन करते हो और फोन पे आप इंफॉर्मेशन ले लेते हो। इट्स वेरी सिंपल। कहां गए मेथड्स, जस्ट अ मिनट। तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन के ये सारे मेथड्स थे। हमने पढ़ लिया है पर्सनल इंटरव्यूज, हमने पढ़ लिया है इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल्स। टेलीफोनिक इंटरव्यू के बारे में आपको बताया कि यहाँ पे आप फोन पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हो। इसके लिए आपके पास प्रॉपर लोगों का सही इंफॉर्मेशन होना चाहिए, सही फोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डेटा कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो क्वेश्चनियर एंड एन्यूमरेटर्स मेथड है, इसमें थोड़ी सी और बातें हैं। जैसे क्वेश्चनियर कैसा होना चाहिए, क्वेश्चनियर में किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, पायलट सर्वे क्या होता है, इन चीजों को डिस्कस करते हैं बच्चों एक बार। यस, क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर। हम पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन एंड शेड्यूल्स, उसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि क्वालिटी ऑफ गुड क्वेश्चनियर क्या होती है, कैसे एक अच्छा क्वेश्चनियर बनता है। एक अच्छा क्वेश्चनियर किसको कहेंगे, कैसे एक अच्छा क्वेश्चनियर डिजाइन होता है, दैट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। उसमें पहला है लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 600 क्वेश्चन पूछ डाले किसी एक बंदे से, नॉट पॉसिबल कि वो इन्वेस्टिगेशन आपका कभी खत्म हो जाएगा। आप क्या करिए, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस रखिए, जो आपके लिए कोर इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वही पूछिए, या आप ऑप्शनल क्वेश्चन लगा दीजिए, जिसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो देने ही देने, जिसके आंसर उसको आप एस्ट्रिक्स से मार्क कर सकते हैं, जिससे एन्यूमरेटर को पता पड़े कि अगर टाइम कम मिल पा रहा रेस्पोंडेंट के साथ तो ये इन्फॉर्मेशन तो पक्के से कलेक्ट कर लो, बाकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ऑप्शनल है। लोग अगर रिपोर्ट करते हैं, लोग अगर उसका आंसर करते हैं तो पूछ लेना, नहीं आंसर कर रहे हैं तो रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चंस कितने होने चाहिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए। जितने कम नंबर ऑफ क्वेश्चन उतना रिस्पोंडेंट सही आंसर देगा, उसका टाइम कम जाएगा, वो आपसे नाराज नहीं होगा। सेकेंड है सिंप्लिसिटी। तो क्वेश्चन शुड बी सिंपल। देखो मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रहा हूँ कि एनिमेटर्स मेथड है या मेल क्वेश्चन मेथड है, कोई भी मेथड हो, आप ये भी मान के चलो ना कि रिस्पोंडेंट खुद ही उस क्वेश्चन को फिल कर रहा है, मतलब मेल क्वेश्चन मेथड भी हो सकता है। तो जितनी सिंपल लैंग्वेज में वो क्वेश्चन पूछे होंगे, घुमा करके नहीं पूछे होंगे, उतना अच्छा। क्या आपने पहली बार चोरी करी, यस और नो, अरे भाई यस बोलेगा तो भी फंसेगा, नो बोलेगा तो भी फंसेगा। इस तरह के क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, सिंपल क्वेश्चंस होने चाहिए, राइट, जो डिलेमा में ना डाल दे आंसर करने वाले को, या वो आंसर करने वाले को कंफ्यूज ना कर दे। सो सिंप्लिसिटी शुड बी देयर। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन प्रॉपर होना चाहिए। आप सबसे पहले एड्रेस पूछ रहे हो, उसके बाद एज पूछ रहे हो, उसके बाद मार्क्स कितने आए पूछ रहे हो, उसके बाद एंड में पूछ रहे हो नाम क्या है। अरे भाई, दिस इज नॉट अ प्रॉपर सीक्वेंस। यू शुड स्टार्ट इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, जिससे कि जो रिस्पोंडेंट है वो भी कंफर्टेबल फील करे। ठीक है, अब अचानक से कोई भी क्वेश्चन, मतलब देखो भाई, मेंटली प्रिपेयर्ड होता है इंसान, अपना नाम पहले बताता है जिससे वो थोड़ा कंफर्ट जोन में आता है, फिर वो एज पूछते हैं, एज बताता है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब इन्फॉर्मेशन इंसान बताने के लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करता है। लेकिन आप अचानक से ये पूछ लो किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, सो दैट बिकम्स क्वेश्चन जिसके लिए शुरुआत में रिस्पोंडेंट कंफर्टेबल नहीं होता। तो सीक्वेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट सीक्वेंस विल गिव यू बेटर आंसर्स। सो प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। नो अनडिजायरेबल क्वेश्चंस, अनडिजायरेबल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं पूछो आपसे कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछ लो, क्यों स्कूल से बंक मारते हो क्या, कहां घूमने जाते हो,
सिगरेट पीता है? इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछते, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चन न पूछें जो अनडिजायरेबल हो, अनटिल अनलेस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टडी। आप अगर ये स्टडी करना चाह रहे हो कि स्कूल स्टूडेंट्स के अंदर सिगरेट एंड अल्कोहल का कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है, तो उसके लिए जरूर से आपको क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। लेकिन आप सिर्फ मार्क्स पूछ रहे हो और ये देखना चाहते हो बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, उसमें आप ये पूछ रहे हो कि यार सिगरेट पीता है क्या, ड्रिंक करता है, लास्ट टाइम ड्रिंक कब करी थी। इस तरह के क्वेश्चंस अनडिजायरेबल हो सकते हैं। स्टूडेंट इसके लिए, मतलब जो रिस्पोंडेंट है उसके लिए आंसर नहीं करेंगे, राइट, या वो गलत आंसर करेंगे या अनकंफर्टेबल फील करेंगे, भाग जाएंगे। सो इट्स बेटर, आपको अगर इन्वेस्टिगेशन ढंग से करना है ना, तो जो अनडिजायरेबल क्वेश्चंस हैं वो तब तक ना पूछे जब तक आपकी स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। नॉन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पूछें, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस ना पूछें। आप उनमें रिलीजन के हिसाब से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि आपको क्या लगता है ये रिलीजन के लोग क्या करते हैं, आपको क्या लगता है कि ज्यादातर टेररिस्ट कहां से होते हैं, इस तरह क्वेश्चन ना पूछें, कंट्रोवर्सी क्रिएट ना करें। आप समझिए, एक तो ये हमारे जो सर्वे के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, साथ साथ में जो रिस्पोंडेंट है वो भी उससे ऐसा फील करेगा कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी, व्हाई पीपल आर आस्किंग मी दिस एंड दिस। तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे लोग बोलना पसंद नहीं करते, दे वांट टू रिजर्व देयर थॉट्स टू देमसेल्व्स ओनली, उनको नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस, आपके क्वेश्चन में अगर कैलकुलेशन इन्वॉल्व है तो वो नहीं पूछने चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस को कम से कम रखना चाहिए जिसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। आप उनसे पूछो किसी स्टूडेंट से, क्यों भाई तुमने लास्ट ईयर में कितना समोसा कचौरी खमन मंचूरियन चाउमीन इन सब चीजों पे कितना खर्च किया, हाउ मच यू हैव स्पेंट ऑन ऑल दीज थिंग्स। दैट विल बी अ क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेशन रिक्वायर्ड रहेगी। वो सोचेगा अच्छा मैंने ना इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इतनी बार खाया था, बहुत मुश्किल है, राइट। तो इस तरह की चीजें मत पूछिए जहां पे कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हो। सर नेक्स्ट है प्री टेस्टिंग कर लो, पायलट सर्वे कर लो। पायलट सर्वे मतलब मैंने बताया आपको, जैसे आप पूरे एक सिटी का डेटा कलेक्ट करना चाहते हो, लेट्स से आप दिल्ली का डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो पहले दिल्ली में एक एरिया में आप क्या कर लो, एक सैंपल कर लो जिसको हम बोलते हैं पायलट सर्वे। फुल फोर्स में जाने से पहले आप अपने एनिमेटर्स को, जो आपने ट्रेनिंग दी है उसको चेक कर लो सही गई है कि नहीं, एनिमेटर्स की कॉम्पिटेंस को चेक कर लो, क्वेश्चनर के फॉर्मेशन को चेक कर लो। जो डिफिकल्टी यहाँ पे आएगी एक एक एरिया में आएगी, मान लीजिए आपने दिल्ली में एक रोहिणी एरिया में क्या कर लिया, सर्वे कर लिया, पायलट सर्वे कर लिया, छोटा सर्वे कर लिया। यहाँ आपको पता पड़ रहा है कि लोग बाग कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन से, तो उनको हटाओ या उनकी रिनेमिंग करो। वहां आपको पता पड़ रहा है कुछ एनिमेटर है ना डेटा कलेक्ट करने में कॉम्पिटेंट ही नहीं है, तो उनको चेंज करो, दूसरे एनिमेटर लाओ या उनको ट्रेन करो, ठीक है। तो ये सैंपल पे हम पायलट सर्वे क्यों करते हैं, जिससे जब हम फुल फोर्स में पूरा का पूरा सर्वे कर रहे होंगे तब गलतियां मिनिमम होंगी। नहीं तो मैं ऐसे ही बिना सोचे समझे फुल सर्वे कर दूं, पता पड़ा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ फील्ड्स मिसिंग है जो हमें चाहिए थे इंफॉर्मेशन के, हमारा तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, पूरा का पूरा जो सर्वे है वो हैम्पर हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स हम जो कलेक्ट कर रहे थे उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव भी पूरा नहीं हो रहा, हमारा पैसा भी गया, एफर्ट भी गया, टाइम भी गया, इन्फॉर्मेशन भी नहीं आई। उससे बचने के लिए हम पहले पायलट सर्वे करते हैं, तो पायलट सर्वे कर देना चाहिए। क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन होने चाहिए, अगर वो खुद ही फाइल फिल कर रहे हैं तो कौन, जो आंसर देने वाले लोग होते हैं रिस्पोंडेंट्स, वो अगर उसको खुद फिल कर रहे हैं तो उसमें इंस्ट्रक्शन भी होने चाहिए। जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शंस होते हैं स्टार्टिंग में, जनरल इंस्ट्रक्शंस की क्वेश्चन में दिस टू दिस आर 1 मार्क क्वेश्चन, दिस टू दिस आर 3 मार्क क्वेश्चन, दिस टू दिस आर 6 मार्क क्वेश्चन, इस तरह से, और ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, इंटरनल चॉइस कैन बी अवेल्ड। इस तरह के जो इंस्ट्रक्शंस आपको एग्जाम पेपर में मिलते हैं वैसे आपको क्वेश्चन में भी डालने चाहिए। सो इंस्ट्रक्शन शुड बी देयर। फिर कुछ ऐसे स्टेप्स होने चाहिए जिससे इंफॉर्मेशन क्रॉस वेरीफाई हो सके। जैसे हम एड्रेस पूछते हैं लोगों से, तो हम पिन कोड भी पूछते हैं। तो एड्रेस के अलावा पिन क्यों है, क्योंकि पिन कोड आपको एटलीस्ट ये बता देगा कि क्या ये एड्रेस वाकई में सही है या नहीं है। तो अगर आपको एट द एंड जब आप डेटा को सॉर्ट कर रहे हो आप देख रहे हो कि इस पिन कोड का एड्रेस से मैच नहीं है, मतलब ये इन्फॉर्मेंट ने शायद इन्फॉर्मेशन गलत दी है, इस इन्फॉर्मेंट का डेटा मत कंसिडर करो, राइट। तो आपको क्रॉस वेरिफिकेशन के कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। जैसे मैंने आपको एज का भी बताया, आप एज का एक कॉलम पूछ रहे हो, साथ में आप ये भी पूछ रहे हो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, दोनों के हिसाब से एज मैच करनी चाहिए। नहीं कर रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन गलत है, कोई एक फील्ड गलत है। आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, रेक्टिफाई कर लीजिए, नहीं तो आप उस इन्फॉर्मेशन को हटा दीजिए अपने सर्वे में से, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, अगर आप मेल क्वेश्चन भेज रहे हो तो उसमें एक रिक्वेस्ट होनी चाहिए कि प्लीज इस क्वेश्चन को फिल करके अपने पास रख मत लो, इसको प्लीज हमको पोस्ट कर दो, हम इसमें आपके लिए पहले से प्रीपेड स्टैंप लगा करके एनवलप भी लगा के रखे हैं,
उसमें एड्रेस भी प्रिंटेड है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्लीज उसमें बस वो क्वेश्चन फिल करके फोल्ड करके इसके अंदर डाल करके चिपका करके हमें पोस्ट कर दो. So request for return should be there. Request should be made to the respondent to return the questionnaire completed in all respects. The respondent must be assured that the information conveyed by him will be treated as confidential. आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, वो उसको गोपनीय रखा जाएगा, उसको किसी को बताया नहीं जाएगा, उसको सीक्रेट रखेंगे, कॉन्फिडेंशियल रखेंगे. इससे उनको कॉन्फिडेंस भी आता है और वो इन्फॉर्मेशन ढंग से देते हैं. ठीक है, आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया होगा. बड़ी आसान चीजें थी जो क्वेश्चन के अंदर होनी चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं. देखो भाई, एक होता है यस और नो वाला क्वेश्चन. हम पूछते हैं जैसे कि आर यू मैरिड और नॉट मैरिड, तो उसमें मतलब मैरिटल स्टेटस आपसे पूछेंगे, मैरिटल स्टेटस, उसमें आएगा ऑप्शन यस और नो. ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंपल आंसर टाइप क्वेश्चंस. तो सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन जहां पे ऑल्टरनेटिव आंसर हो सकता है या तो यस नो में या ट्रू फॉल्स में, इस तरह के क्वेश्चंस को बोलते हैं सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस. ये आप क्वेश्चन में डाल सकते हो. और क्या डाल सकते हो उसमें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डाल सकते हो. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपने जैसे एग्जाम में भी देखे होंगे, जहां पे कई ऑप्शंस हो सकते हैं जिसमें से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है या दो भी कर सकते हो. जैसे आपसे पूछा है आपके पास इनमें से कौन से पेट है, आपको कैट, डॉग, फ्रॉग, टॉर्टोइज, फिशेस, ये ऑप्शंस दे रखे हैं. जो आपके पास है उस पर आप टिक कर दीजिए. दैट इज व्हाट, दैट इज मल्टी टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन भी हो सकते हैं. रिस्पॉन्डेंट इज टू टिक मार्क द वन दैट ही फील्स फिट. जो भी उसको फिट लगता है उसको टिक मार्क कर देगा, या उसको जैसे यहाँ पे पूछा है कि आप स्कूल कैसे जाते हो, कभी कभी फुट पे जाते हो, कभी कभी साइकिल से भी जाते हो, तो दोनों को टिक कर दोगे. लेकिन आप सिर्फ साइकिल से जाते हो तो दिस इज द ऑप्शन. सर हम तो बड़े हो गए, अब हम सिर्फ स्कूटर से जाते हैं, चलिए स्कूटर से जाइए. जिस तरह की इंफॉर्मेशन है आप उसको उस तरह से फिल करते हैं. स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस भी होते हैं जहां पे आपसे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पूछी जाती है और उसका आंसर जनरली एक वर्ड का होता है. जैसे व्हाट इज द हाइट, व्हाट इज द वेट, व्हाट इज द एज. तो यहाँ पे आपका जो आंसर होता है वो शॉर्ट आंसर में खत्म हो जाता है. आपको एक स्पेस दी जाती है जिसमें आप उसको भर दोगे. विच सिटी डू यू लिव इन, सो यू आर सेइंग लेट्स से रांची. तो रांची यहाँ पे आपका एक आंसर आ गया, बस खत्म. कोई सेंटेंस की जरूरत नहीं है. इसको बोलते हैं स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन. इनको हम शॉर्ट में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. कितना पॉकेट अलाउंस मिलता है, 1000. तो ये शॉर्ट आंसर हो गया ना, राइट. फिर होते हैं ओपन क्वेश्चंस. क्या लगता है ये पॉकेट मनी तुम्हारे लिए काफी बढ़ता है, तुम्हें क्या लगता है कि पॉकेट मनी और होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, एक्सप्लेन इट. इस तरह क्वेश्चंस होते हैं ओपन एंडेड. व्हाट आर योर व्यूज ऑन करंट फार्मर प्रोटेस्ट, व्हाट आर योर व्यूज ऑन करंट कोविड-19 सिचुएशन. इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे ना, इस पे जिसमें आपको एलैबोरेट करना है, व्हाट आर योर व्यूज ऑन करंट कम्युनल हार्मनी इन इंडिया. इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे ना, ये ओपन एंड क्वेश्चंस होते हैं. इनमें आप खूब सारा लिख सकते हो बच्चों. In such questions, the respondent is requested to give his views on specific issues. जो भी स्पेसिफिक इशू आपको ठीक लगता है इंक्वायरी के लिए, उस पर आप व्यू मांग सकते हो. सो इसमें एग्जांपल है, हाउ कैन प्राइसेस इन इंडिया बी कंट्रोल्ड, हाउ कैन पावर शॉर्टेज इन द कंट्री बी ओवरकम. इस तरह के क्वेश्चंस आपके कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं. ठीक है, तो ये सारे तरह के क्वेश्चंस हम लोग क्वेश्चनेयर के अंदर डाल के रखते हैं. मैं आपको एक असाइनमेंट फिर से देता हूं. मैंने लास्ट असाइनमेंट दिया था, उसमें बहुत कम बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया है, बट बच्चों मैं चाहता हूं आप इस असाइनमेंट में ढंग से काम करो. असाइनमेंट इज टू प्रिपेयर अ क्वेश्चनेयर. प्रिपेयर अ क्वेश्चनेयर फॉर, इस बार हम क्या करते हैं, हम 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स. प्रिपेयर अ क्वेश्चनेयर फॉर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मैं बताता हूं. ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा स्टडी का, पॉसिबल ऑप्शंस which
12th students are pursuing are to pursue after their board exams. तो इस तरह का क्वेश्चन ये बनाना है बच्चों आपको, जहां पे हम 12th के स्टूडेंट से, अभी आपने एक असाइनमेंट किया था इसमें आपने 10th के स्टूडेंट से पूछा था कि उनको ऑनलाइन का एनवायरमेंट कैसा लग रहा है। अभी आपको असाइनमेंट ये करना है कि आपको 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट से ये पता करना है। नहीं, असाइनमेंट ये ऐसा है कि पता नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन ये डिजाइन करना है उनके लिए। सिर्फ क्वेश्चंस का सीक्वेंसिंग, ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमको चाहिए हो सकती है स्टूडेंट की, ये जानने के लिए कि वो किस तरह के करियर ऑप्शंस को आगे परस्यू करने वाले हैं 12th के बाद, इस तरह का क्वेश्चन है बिल्ड करना है। इसमें इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये भी ध्यान रखना। आप इसमें शॉर्ट आंसर टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, स्पेसिफिक आंसर क्वेश्चन, ओपन एंड क्वेश्चन, सब तरह के क्वेश्चन डाल के रखोगे। इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। मिनिमम आपको 10 क्वेश्चंस रखने ही रखने हैं, मिनिमम 10 क्वेश्चंस। प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिए, प्रॉपर सीक्वेंस। दिस इज योर असाइनमेंट। ये असाइनमेंट करो बच्चों, ये आपको फिलहाल क्वेश्चनियर बना करके लेके आना है। ओके, दिस इज असाइनमेंट, एक बार फिर से देख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि पायलट सर्वे क्या होता है, क्या क्या एरिया ऐसे हैं जिसमें आपको सर्वे करते टाइम ध्यान रखने चाहिए, और फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे कि क्या सेकेंडरी डेटा कलेक्शन के तरीके हो सकते हैं।